Hello, my dears. Hope and pray you all are quite fine. I wish a very happy and prosperous new year to one and all. Well, children, let's do the question answers and exercises of chapter 17, that is फिजी भारत से दूर एक छोटा भारत, from your Hindi book सुनहरी धूप. Let's begin with the शब्दार्थ. पेज नंबर 138. पहला शब्द है श्रमिक, मीन्स मजदूर, वर्कर्स. गिरमिटिए, शर्तबंदी, प्रथा में आने वाले मजदूर. द वर्कर्स कम अंडर कंडीशनर लेबर सिस्टम. समरभूमि, युद्ध भूमि, बैटल फील्ड. प्रवासी, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग, जिन्हें हम NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. उपनिवेश, दूसरे देशों से आए हुए लोगों की बस्ती या कॉलोनी. अडिग, अचल, मीन्स इम्यूटेबल. मान्यता, स्वीकृति, मीन्स रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस. हरितिमा, हरियाली, ग्रीनरी. उपलब्ध, प्राप्त, अवेलेबल. अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जैजरेट समथिंग. उसके आगे हैं मुहावरे. खून पसीने से सींचना, बहुत कठिन परिश्रम करना, पुटिंग अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो इनका अभ्यास एज यूजुअल आप स्वयं करेंगे. आगे है पाठबोध, जिसके अंतर्गत हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है क. ब्रिटिश सरकार ने भारतीय श्रमिकों को कहाँ भेजा? उत्तर. 1879 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 500 भारतीय श्रमिकों को भारत से 10,000 मील दूर सुदूर पूर्व के एक देश फिजी में भेजा. ख. वहाँ भारतीय श्रमिक क्या कहलाए? उत्तर. वहाँ भारतीय श्रमिक गिरमिटिये कहलाए. ग. वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप क्या ले गए थे? उत्तर. वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन, गीत आदि लेकर गए थे. घ. फिजी कितने द्वीपों का समूह है? उत्तर. फिजी लगभग 343 द्वीपों का एक समूह है. अगला प्रश्न है, फिजी को स्वतंत्रता कब मिली? उत्तर. 10 अक्टूबर 1970 को फिजी को स्वतंत्रता मिली. च. यहाँ किस भाषा को पूर्ण मान्यता प्राप्त है? उत्तर. हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त है. छ. यहाँ हिंदी के लगभग कितने समाचार पत्र निकलते हैं? उत्तर. यहाँ हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते हैं. इसके आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. सही वाक्यों के आगे टिक और गलत वाक्यों के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए. तो इन वाक्यों के लिए आपको पहले पाठ को एक बार फिर से अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं. तो क क्या है? फिजी के भारतीय मजदूर गिरमिटिये कहलाए. तो ये सही है, तो टिक लगाएंगे. अधिकांश मजदूर गिरमिट काल समाप्त करके भारत लौट आए. नहीं, तो ये गलत है. फिजी हिंद महासागर में स्थित है. गलत. यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है. ये भी गलत है. यहाँ गन्ने की होती है. प्रवासी भारतीय आज यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं. हाँ, तो टिक लगाएंगे. यहाँ के लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं. गलत. फिजी की भाषा फिजियन कहलाती है. करेक्ट, तो टिक लगाएंगे. फिजी में भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है. करेक्ट, तो टिक लगाएंगे. फिजी में
अत्याधुनिक होटल नहीं है, गलत। फिजी की राजधानी का नाम सुवा है, ठीक है। तो इसके आगे हैं लिखित प्रश्न। पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय श्रमिक महीनों लंबी समुद्री यात्रा करके कहाँ पहुँचे और क्यों? उत्तर, भारतीय श्रमिक महीनों लंबी समुद्री यात्रा करके फिजी पहुँचे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ पर चीनी उद्योग स्थापित करने के लिए भेजा गया था। ख, गिरमिट के कठोर दिनों में उन्हें किसने साहस दिया और कैसे? उत्तर, गिरमिट के कठोर दिनों में रामायण की चौपाइयों ने उन्हें साहस दिया। वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान व शिव आदि से संबंधित भजन, गीत आदि लेकर गए थे। दिन के कठोर श्रम से थकने के बाद रात को विभिन्न समूहों में वे इन्हें गाते थे और भारत से जुड़े रहते थे। ग, सन 1916 तक कितने श्रमिक फिजी पहुंच चुके थे? उत्तर, सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक फिजी पहुंच चुके थे। घ, फिजी की स्वतंत्रता के बाद प्रवासी भारतीयों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, 10 अक्टूबर 1970 को फिजी को स्वतंत्रता मिली। अब प्रत्येक प्रवासी भारतीय यहाँ का सम्माननीय व महत्वपूर्ण नागरिक है। देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में इन प्रवासी भारतीयों का पर्याप्त प्रभाव है। अगला प्रश्न है, फिजी की अर्थव्यवस्था में किस उद्योग का विशेष महत्व है? उत्तर, फिजी की अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष महत्व है। भारतीय श्रमिकों ने खून पसीना एक करके यहाँ बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की और फिर चीनी मिलों की स्थापना हुई। इस प्रकार चीनी उद्योग यहाँ तेजी से प्रगति करने लगा। च, क्या फिजी केवल परंपराओं का देश है? उत्तर, फिजी केवल परंपराओं का देश नहीं है। यह देश अत्याधुनिक सोच भी रखता है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक मीन्स टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक होटल भी फिजी में हैं। नवीनतम मॉडलों की विदेशी कारें यहाँ देखने को मिलती हैं तथा बाजारों में भिन्न भिन्न देशों की बनी हुई आधुनिकतम वस्तुएं उपलब्ध हैं। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, गिरमिट भारतीय श्रमिकों के लिए समर भूमि किस प्रकार थी? उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने 500 भारतीय श्रमिकों को भारत से 10,000 मील दूर फिजी में गन्ने की खेती करने के लिए भेजा था। गिरमिट काल उन प्रवासी भारतीयों के लिए समर भूमि के समान था। उन्हें दिन भर वहाँ गन्ने की खेती के लिए कठोर श्रम करना पड़ता था। साथ ही अपने देश भारत से हजारों मीलों की दूरी भी इनके लिए कठोर तपस्या के समान थी। अतः ऐसी परिस्थितियों में रामायण की चौपाइयों ने इन्हें साहस दिया। ख, फिजी द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में सरोवर में खिले कमल के फूलों की तरह फिजी के सैकड़ों द्वीप बिखरे पड़े हैं।
हरे हरे नारियल के पेड़ों तथा सुनहरे बालू से फिजी का तट घिरा हुआ है। ग, फिजी को छोटा भारत कहना सर्वथा उचित है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। उत्तर, भारत एक बड़ा और महान परंपराओं वाला देश है। फिजी वासी उसी की बिछुड़ी संतानें हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय शारीरिक रूप से तो यहाँ रहते हैं, परंतु उनकी आत्मा गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाने के लिए लालायित रहती है। भारत की महान परंपराओं को आज भी यहाँ के लोग धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त है। दशहरा, दिवाली और होली यहाँ के राष्ट्रीय त्योहार हैं। अतः फिजी को छोटा भारत कहना सर्वथा उचित है। घ, रामचरितमानस ने प्रहरी के समान प्रवासी भारतीयों की रक्षा कैसे की? उत्तर, जिस प्रकार हिमालय भारत माँ का अडिग प्रहरी है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने प्रहरी के समान फिजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। संघर्ष के कठोर दिनों में मानस की चौपाइयाँ ही इनका सहारा बनी थीं। अगला प्रश्न है, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में यहाँ के राष्ट्रीय पर्वों और पूजा स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे? उत्तर, दशहरा, दिवाली और होली यहाँ के राष्ट्रीय त्योहार हैं। गुरु नानक जन्म दिवस, ईद तथा पोंगल भी यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ अनगिनत मंदिर हैं जिनमें भव्यता कम पर श्रद्धा अधिक मिलती है। मस्जिदें, गिरिजाघर तथा गुरुद्वारे भी यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। इस प्रकार यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब में भाईचारा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य का फिजी में क्या स्थान है? उत्तर, हिंदी भाषा को फिजी में पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ के सदन के दोनों सदनों में हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है। यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अधिकांश हिंदी पाठ्य पुस्तकें यहाँ के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की जाती हैं, जिनमें संकलित अनेक रचनाएं भारतीय साहित्यकारों द्वारा रचित होती हैं। यहाँ हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते हैं। 6. फिजी के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? उत्तर, फिजी में रंग बिरंगे वन, फूलों से लदी हुई डालियाँ तथा सभी ओर फैली हरियाली के अतिरिक्त अनेक दर्शनीय स्थान भी पर्यटकों के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर एक पर्वत पर चट्टानों द्वारा स्वतः निर्मित पिता पुत्र की मूर्ति, एक झील में तैरता हुआ द्वीप तथा एक पर्वत पर स्वतः प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति दर्शनीय है। तो इसके आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर जो उसे शब्द है यह सर्वनाम है, जो कि सोहन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ऊपर लिखे वाक्य में रेखांकित शब्द उसे सर्वनाम है क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा सोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 उपभेद हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जैसे मैं, मेरे, हमें, मुझे, हम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मीन्स सेकंड पर्सन, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मीन्स थर्ड पर्सन, वह, उसे, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने। ख, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे आदि। ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कहीं, कोई, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, कब, किसको आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, खुद, स्वयं, अपने आप आदि आदि। तो अब आपने करना है क्या, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं दिए गए स्थान पर सर्वनाम के भेद का नाम लिखिए। तो आपने वाक्य को पढ़कर जहाँ पे सर्वनाम शब्द आया, प्रोनाउन आया, उसको अंडरलाइन करना है और वो कौन सा प्रोनाउन है उसका नाम लिखना है। क, श्रमिक नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था, तो उन्हें कौन सा ये भेद हुआ सर्वनाम का, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है दशहरा, दीपावली और होली इनके प्रमुख त्योहार हैं, तो इनके कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिजी में आपको अनेक भारतीय प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देगा, तो आपको है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो और वह ये दोनों शब्द क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं डायरी में कुछ लिखने लगा, तो कुछ क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप घर चला गया, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम। तुमने मुझे जीवन में बहुत सम्मान दिया, तो तुमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अंतिम वाक्य है फिजी की मूल भाषा क्या है, तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दूसरा इसमें प्रश्न है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे राम घर जाता है, तो इसमें राम क्या है, संज्ञा है। वह घर जाता है तो सर्वनाम हुआ, तो राम के स्थान पर जब हम वह का प्रयोग किया तो वह सर्वनाम हुआ। यहाँ पे सर्वनाम वहाँ पे आता है जहाँ पर संज्ञा नहीं होती, तो ये संज्ञा की कंपनी नहीं करता। जबकि जो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है वह संज्ञा के साथ आता है। देखो यहाँ से हम पहले पढ़ते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ संज्ञा की ओर संकेत करते हुए किया जाता है। जैसे यह पंखा है, तो यह तो है सर्वनाम, तो मीन्स ये जो शब्द आया ये सर्वनाम के लिए सर्वनाम शब्द है। पर दूसरे वाक्य में यह पंखा बहुत तेज चलता है, ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। कौन सा पंखा, हमने उसकी और कोई क्वालिटी नहीं बताई, बस यह वह संकेत करके बताया कि यह पंखा, दिस फैन, दैट फैन, तो यह वह है, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो जब हम संज्ञा को डिफाइन करने के लिए सर्वनाम शब्दों का, प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है या संकेतवाचक विशेषण होता है। तो अब आपने क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण छांटिए। तो यहाँ पर दोनों तरह के वाक्य दिए हैं, तो आपने दोनों को अलग करना है, कौन सा सर्वनाम है वाक्य है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण वाला है। तो इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, तो ये सर्वनाम हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कोई है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ये किसी के लिए प्रयुक्त हुआ, मतलब कि नाम नहीं है तो नाम के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग हुआ।
यह इमारत ऊंची है। तो इमारत को डिफाइन करने के लिए हमने एक प्रोनाउन शब्द प्रयोग किया यह, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह इमारत, कौन सी इमारत? अच्छी इमारत, बुरी इमारत, बड़ी इमारत, छोटी इमारत के स्थान पर हमने उसको कहा दिस बिल्डिंग और दैट बिल्डिंग। दिस दैट आर प्रोनाउंस, तो यहाँ पर यह हिंदी में इसको कहेंगे, तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। यह उसी का उत्सव है, तो यहाँ पर यह जो है किसी संज्ञा के साथ नहीं आया, तो यह है सर्वनाम। अगला है वह लड़का बहुत शरारती है। कौन सा लड़का? दैट बॉय। तो लड़के के साथ, लड़का जो कि नाउन है उसके साथ प्रोनाउन अटैच हुआ है, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो जब किसी नाउन को, मतलब संज्ञा को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। किसी ने काकी की चिंता नहीं की, तो यहाँ पर किसी ने मतलब somebody, तो ये हुआ सर्वनाम। तीसरा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो क क्या है? ऐसे से मैं बात नहीं करता। ऐसे से मतलब दिस टाइप ऑफ मैन, तो सर्वनाम हुआ। कोई ऐसा काम तो कोई रावण ही कर सकता है, तो ये विशेषण हुआ। तो यहाँ पर ऐसा काम मतलब हम काम को डिफाइन कर रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ वर्क, तो दिस जो ऐसा मतलब ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा मत कहो, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया है क्या? कहना, तो कैसा? क्रिया को डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा यूज किया, तो ये हुआ क्रिया विशेषण। ऐसा तुम तो बाजीगर हो गए, तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक अव्यय, तो यहाँ पर ऐसा जो शब्द है वो एज एक्सक्लेमेशन प्रयोग किया गया। ऊपर लिखे वाक्यों में ऐसा शब्द विभिन्न व्याकरणिक विधाओं का परिचय दे रहा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, मतलब शब्द एक ही है पर उसका प्रयोग हमने वाक्य में अलग अलग ढंग से किया, तो वो जिस रूप में आया उसके अकॉर्डिंगली उसका व्याकरण में कभी वो सर्वनाम का रोल कर रहा है, तो कभी विशेषण, कभी क्रिया विशेषण और कभी विस्मय आदि बोधक के रूप में। शब्द एक ही था ऐसा। पहले वाक्य में ऐसे का अर्थ ऐसे लोगों से है, दूसरे वाक्य में ऐसा काम का गुण बता रहा है, तीसरे वाक्य में ऐसा क्रिया, मतलब क्रिया क्या थी? कहना की विशेषता बता रहा है, और चौथे वाक्य में ऐसा विस्मय सूचक शब्द है, मतलब हैरानी प्रकट कर रहा है। अब आपने क्या करना है? नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही शब्द भेद पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आपने पहले प्रश्न पढ़कर फिर कौन सा उसका सही विकल्प है उस पर टिक लगाना है। तो बहुतों से परिचय हुआ, तो यहाँ पर बहुतों शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो आपने चारों, ना ये हुआ है जस्ट संज्ञा के रूप में, ना तो ये विशेषण है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुतों मतलब इसको हमने एज नाउन प्रयोग किया है, बहुत शब्द को, बहुतों को, तो संज्ञा। कौन कहता है कि मनुष्य कमजोर है? तो यहाँ पर कौन क्या है? सर्वनाम है। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तो ये भी सर्वनाम है। वह ईमानदार बालक है, तो ईमानदार विशेषण। आगे है वर्ण विच्छेद से शब्द पहचान कर सही शब्द पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, ये वर्ण विच्छेद भी हमने छोटी कक्षाओं में बहुत बार किया है, आपको भी आता ही होगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग वर्ण दिए हैं इनको जोड़कर अपने सही शब्द बनाना है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। तो ये पहला क क्या हुआ? द्वंद्व। द्वंद्व समास भी आपने पढ़ा होगा ना, तो द्वंद्व। ख में सही शब्द क्या बना? महात्मा। घ सही शब्द है व्यवस्था, पहले वाली ऑप्शन ही। घ इसकी सही ऑप्शन है निमंत्रण, दूसरी वाली। और अंतिम शब्द है हंसी, तो इसकी तीसरी ऑप्शन सही है। तो अगला चौथा प्रश्न है क उचित स्थानों पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। तो अनुस्वार क्या होता है? जब हमारी जो श्वास वायु है केवल हम बोलते समय नाक से निकलती है, जिसको हम बिंदी कहते हैं। जैसे मंदिर, मुंह बंद करे मन, ये जो साउंड है ये बिंदी वाली साउंड है, इसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक की ध्वनि क्या होती है? जब हमारी जो श्वास वायु है मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। जैसे चांद, चांद में जो चंद्र बिंदु लगा, ऐसी 5, तो चंद्र बिंदु, ये जो साउंड है ये अनुनासिक की साउंड है, और इसको हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जहाँ पर आपने
अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करना है। तो एग्रीमेंट, यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। हिंदी, इसमें भी हम अनुस्वार का जस्ट बिंदी लगाएंगे। प्रतियोगिताएं, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। महीनों, तो यहाँ पर बिंदी। परंपराओं, यहाँ पर भी केवल बिंदी मतलब अनुस्वार का प्रयोग है। गूंज, यहाँ पर चंद्र बिंदु। चौपाइयाँ, चंद्र बिंदु। अंतर्गत, जस्ट बिंदु मतलब अनुनासिक अनुस्वार सॉरी। प्रशांत, यहाँ पर बिंदी लगेगी, अनुस्वार। ख, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला शब्द है सफल, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सफल, सफलता। दास, दासता। हरा, हरियाली। मजदूर, मजदूरी। बच्चा, बचपन। अपना, अपनत्व या अपनापन भी हो सकता है। साफ, सफाई। मीठा, मिठाई। पशु, पशुता या पशुत्व, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ग, प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, जैसे धर्म जमा इक धार्मिक। तो प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स। तो हम जब किसी सफिक्स का प्रयोग करके किसी शब्द के साथ लगाते हैं तो नया शब्द बन जाता है। तो धर्म के साथ हमने इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया धार्मिक। अब आपने क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। तो आपने भी सूटेबल जो भी प्रत्यय वहाँ पे लगेगा लगाकर आपने अगला नया शब्द बनाना है, विशेषण शब्द। तो यहाँ पर जैसे सम्मान है, तो सम्मान शब्द में हम इत लगाएंगे तो बनेगा सम्मानित। इसी प्रकार इतिहास में इक लगाकर ऐतिहासिक। राजनीति में भी इक लगेगा और राजनीतिक नया शब्द बनेगा। अर्थ में इक प्रत्यय लगाकर आर्थिक शब्द बनेगा, विशेषण शब्द। इसी प्रकार विदेश में जस्ट ई बड़ी प्रत्यय लगाएंगे और ये बन जाएगा विदेशी, विशेषण। अनुभव में भी ई लगाएंगे बड़ी, तो ये बन जाएगा अनुभवी, ये विशेषण शब्द बना। ऐसे भारत में ई प्रत्यय लगाकर भारतीय बनेगा। पर्वत में ये प्रत्यय लगाकर पर्वतीय जो है नया विशेषण शब्द बनेगा। तो इसके आगे है घ, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है पक्षी, इसके पर्यायवाची हैं खग, विहग। आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं। आगे ईश्वर, भगवान, प्रभु। आभूषण, गहना, अलंकार। पर्वत, अचल, गिरी। लहू, रक्त, शोणित। समुद्र, सागर, रत्नाकर। अंतिम जो प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, तो ऑपोजिट वर्ड्स। आधुनिक, प्राचीन। अनुकूल, प्रतिकूल। आस्तिक, नास्तिक। उर्वर, ऊसर। दुर्लभ, सुलभ। निश्चय, अनिश्चय। So that's it. We'll meet with the next topic next time. Stay connected and goodbye for now.